जय हिंद साथियों, सरकारी परीक्षा वाला में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम संसदीय प्रणाली की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, उन विशेषताओं को समझेंगे और जानेंगे कि संसदीय प्रणाली कैसे कार्य करती है। पिछले वीडियो में हमने संसदीय प्रणाली के कुछ बेसिक्स को जाना था कि कैसे कार्यपालिका और विधायिका के मध्य संबंधों की प्रकृति के आधार पर किसी भी आधुनिक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को संसदीय या अध्यक्षीय हम या राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली कहते हैं। फिर हमने कुछ टर्मिनोलॉजी नाम जाने कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार होती है, वेस्टमिंस्टर मॉडल भी इसे कहा जाता है। इसी क्रम में हम आज आगे बढ़ते हुए संसदीय प्रणाली की कुछ विशेषताओं को डिस्कस करेंगे साथियों। ठीक है साथियों, शुरुआत करते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट मैंने लिख रखा है, नाम मात्र और वास्तविक शासकों का एक साथ अस्तित्व। मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा। कई बार इसे ऐसे भी लिख दिया जाता है साथियों, द्वैध कार्यपालिका। ठीक है, नाम मात्र, इसको यहाँ एक्सप्लेन करते हैं। जो मैंने लिखा है उसको कई बार ऐसे भी लिख दिया जाता है साथियों, द्वैध कार्यपालिका। ठीक है, ये भी लिखा जाता है। और या मैंने ये जो लिखा है, नाम मात्र प्लस वास्तविक शासक का या वास्तविक शासकों का एक साथ अस्तित्व। ठीक है, यानी कि संसदीय प्रणाली में द्वैध कार्यपालिका होगी। दूसरा इसका मतलब है कि एक ऐसा शासक होगा जो नाम मात्र का शासक होगा, एक वास्तविक शासक होगा। ठीक है साथियों, जैसे हमारे देश में साथियों नाम मात्र का शासक हम राष्ट्रपति को बोलते हैं। ठीक है, और वास्तविक जो शासक होता है उसे हम प्रधानमंत्री कहते हैं। ठीक है साथियों, दूसरा मतलब इसका ये हुआ कि राष्ट्रपति हमारे देश में नाम मात्र का शासक है, वास्तविक शासक, असली शासक या जो जनता की ताकत है उसको वास्तविक तौर पर इस्तेमाल कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। मैं केंद्रीय स्तर पर बात कर रहा हूँ, राज्यों पर ये स्थिति बदल जाएगी। राज्यों में ये राष्ट्रपति का स्थान राज्यपाल ले लेंगे और प्रधानमंत्री का स्थान मुख्यमंत्री ले लेंगे। ठीक है साथियों, द्वैध कार्यपालिका होती है विशेषता, नाम मात्र का और वास्तविक शासक एक साथ अस्तित्व में रहेंगे। अब समझते हैं कि राष्ट्रपति को हम नाम मात्र का शासक क्यों बोल रहे हैं और प्रधानमंत्री को हम वास्तविक शासक क्यों बोल रहे हैं साथियों। इसमें मैं एक हल्का सा आर्टिकल आपको समझाऊंगा। आर्टिकल 74 है साथियों, जो कल मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75 दोनों केंद्र स्तर पर संसदीय प्रणाली से संबंधित हैं साथियों। ये आर्टिकल 74 ये कहता है कि जो केंद्र की कार्यपालिका की शक्ति है ना, केंद्र की जो कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति इन शक्तियों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद के परामर्श पर और उसकी सलाह पर करेगा। ये शब्द हैं दोनों, परामर्श एवं सलाह पर करेगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि केंद्र की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, लेकिन राष्ट्रपति इन शक्तियों का इस्तेमाल खुद नहीं करेगा। वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली जो मंत्रिपरिषद होती है उसकी परामर्श एवं सलाह पर करेगा। आप देख सकते हैं कि शक्तियां तो संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति को दी गई हैं, लेकिन वो उन शक्तियों का इस्तेमाल अपने विवेक के आधार पर करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। ठीक है, इसीलिए राष्ट्रपति को नाम मात्र के शासक की संज्ञा दी गई है और प्रधानमंत्री को वास्तविक शासक की संज्ञा दी गई है। ये द्वैध कार्यपालिका है, नाम मात्र के शासक और वास्तविक शासक। ठीक है साथियों, एक चीज और यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि जो राष्ट्रपति हैं हमारे देश में या किसी भी देश में, उनको राज्य का प्रमुख कहा जाता है। राज्य का प्रमुख, या कई बार इसको बोला जाता है हेड ऑफ द स्टेट। ठीक है, हेड ऑफ स्टेट। और संसदीय प्रणाली में जो प्रधानमंत्री है, पीएम लिख रहा हूं, उनको सरकार का प्रमुख कहा जाता है। सरकार का प्रमुख, हेड ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का प्रमुख होता है। अंतर है दोनों में
क्लियर समझिएगा। बेसिकली सैद्धांतिक तौर पर ही अंतर सही, लेकिन अंतर जरूर है। प्रिंसिपल्स को लेकर क्वेश्चंस यूपीएससी में ही क्वेश्चन पूछा गया था, इसी को लेकर के हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है और हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होता है। बहुत लोग इस क्वेश्चन को गलत करके आए थे। ध्यान रखिए, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी की सबसे बेसिक विशेषता यही है कि यहाँ पर दो शासक होंगे, एक नाम मात्र का शासक होगा, एक वास्तविक शासक होगा। एक शासक में सारी शक्तियाँ निहित होंगी, लेकिन वास्तविक शासक ही उसकी सारी शक्तियों का इस्तेमाल करेगा। ठीक है, और ये आर्टिकल 74 जरूर याद रखिएगा आप कि ये आर्टिकल 74 पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी केंद्रीय स्तर पर संसदीय प्रणाली से संबंधित है। हेड ऑफ द स्टेट राष्ट्रपति होता है और हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। साथियों, राष्ट्रपति जो अध्यक्षीय शासन प्रणाली होती है, अध्यक्षीय शासन प्रणाली या जिसको हम राष्ट्रपति शासन प्रणाली बोलते हैं, उसमें ये अंतर खत्म हो जाता है। वहां पर अध्यक्षीय शासन प्रणाली में ये हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि राज्य का प्रमुख या आप कहिए सरकार का प्रमुख, ये एक ही व्यक्ति होता है और वो होता है राष्ट्रपति। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं, अमेरिका में अध्यक्षीय शासन प्रणाली है, डोनाल्ड ट्रंप वहां पर हेड ऑफ द स्टेट भी हैं और हेड ऑफ गवर्नमेंट भी हैं। हमारे यहाँ स्थिति बदल जाती है क्योंकि हमने शासन की संसदीय प्रणाली को अपनाया है। इसकी दूसरी विशेषता देखते हैं साथियों, आगे बढ़ते हुए। दूसरी विशेषता, बहुमत प्राप्त दल का शासन। ये मेरे हिसाब से इसमें ज़्यादा आप लोगों को कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए साथियों। जानते हैं हम, जैसे कि अभी अगर लेटेस्ट आप एग्जाम्पल लेंगे तो आपने बिहार के इलेक्शन के बारे में सुना होगा। वहाँ पर जो एनडीए अलायंस है उसको क्लियर मेजॉरिटी मिली है। ठीक है, तो और इसी एनडीए अलायंस की वहाँ पर सरकार बनी है और नीतीश कुमार जी ने लगातार 20 वर्षों से वो वहाँ पर सीएम है और पुनः वो बिहार के सीएम नियुक्त हुए हैं। ठीक है, नियुक्त इसीलिए हुए हैं क्योंकि साथियों वहाँ पर उस गठबंधन को क्लियर मेजॉरिटी मिली है। 122 से ज़्यादा सीटें मिली थी एनडीए अलायंस को, लगभग 200 के आसपास सीटें मिली हैं, लेकिन वहाँ पर मेजॉरिटी 122 है। तो ये विशेषता होती है संसदीय प्रणाली में साथियों कि जिस दल को बहुमत प्राप्त होगा, ठीक है, वही दल सरकार बनाएगा। बहुमत प्राप्त दल का शासन होता है और बहुमत प्राप्त दल ही सरकार बनाता है। एक थोड़ा सा अंतर आपको मैं ये बता देता हूँ मित्रों कि अध्यक्षीय शासन प्रणाली में थोड़ा सा स्थिति अलग होती है। कई बार अध्यक्षीय शासन प्रणाली में ऐसा देखा गया है, अध्यक्षीय शासन प्रणाली वहाँ स्थिति अलग होती है। वहाँ ऐसा जरूरी नहीं है कि जिस दल को विधायिका में बहुमत मिले वही सरकार बनाए। ठीक है, ऐसा हो सकता है वहाँ पर कि विधायिका में तो किसी और दल की मेजॉरिटी हो और कार्यपालिका यानी कि वहाँ का राष्ट्रपति और वहाँ की जो मंत्रिपरिषद है वहाँ पर कोई और दल काबिज हो। ठीक है, ये अंतर समझिएगा। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, या कहें संसदीय शासन प्रणाली में ऐसा नहीं होता है। संसदीय शासन प्रणाली में जिस दल को या जिस गठबंधन को जनता क्लियर मैंडेट देती है, मेजॉरिटी देती है, वही विधायिका में उनका बहुमत होता है और इसी आधार पर फिर उनको कार्यपालिका या सरकार बनाने की जिम्मेदारी दी जाती है, मंत्री या प्रधानमंत्री बनाने की जिम्मेदारी दी जाती है। ध्यान रखेंगे दोनों अंतर, यहीं से क्लियर डिफरेंशिएशन में बताता चल रहा हूं कि अध्यक्षीय में और संसदीय प्रणाली में क्या अंतर है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे साथियों, बहुमत प्राप्त दल का शासन होता है संसदीय प्रणाली में। जिस दल को या जिस गठबंधन को क्लियर मेजॉरिटी मिलती है, बहुमत मिलता है, वही दल सरकार बनाएगा, वही गठबंधन सरकार बनाएगा। एक कोऑर्डिनेशन और आप देख रहे होंगे कि जो विधायिका में मेजॉरिटी में है वही सरकार बना रहा है। तो संसदीय प्रणाली में उत्तरदायित्व के साथ साथ एक समन्वय भी देखने को मिलेगा आपको विधायिका और कार्यपालिका में। ठीक है, क्योंकि विधायिका और कार्यपालिका में एक ही दल की मेजॉरिटी है, जिसकी मेजॉरिटी है विधायिका में निचले सदन में वही सरकार बना रहा है। एक कोऑर्डिनेशन मिलेगा ऑटोमेटिकली। ठीक है साथियों, अध्यक्षीय में ये कोऑर्डिनेशन नहीं मिलता है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, तीसरी विशेषता को हम देखते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो कोई ट्रीटी या एग्रीमेंट करके आ गए हैं और उसको वहाँ की संसद ने स्वीकार नहीं किया है, परिणाम स्वरूप वैश्विक स्तर पर अमेरिका को कई बार बेइज्जत होना पड़ा है, किरकिरी झेलनी पड़ी है। ठीक है, राजनीतिक सामूहिक उत्तरदायित्व, ये बहुत महत्वपूर्ण है साथियों, इसको मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा। और ये आप समझिए संसदीय जो प्रणाली है उसकी एक विशेष या अद्वितीय विशेषता है, आप समझिए, ये इसे यूनिक बनाती है। यानी कि चौथी विशेषता कह रही है साथियों सामूहिक उत्तरदायित्व। सामूहिक पूरा क्लियर एक्सप्लेन करूंगा ऐसे साथियों कि सामूहिक उत्तरदायित्व क्या होता है। इसका मतलब ये होता है साथियों कि ये जो मंत्रिपरिषद है, ठीक है, ये सामूहिक रूप से निचले सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। मैंने आपको बताया था साथियों कि संसदीय प्रणाली की सबसे प्रमुख विशेषता उत्तरदायित्व है, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व है। ये उस उत्तरदायित्व में भी एक और बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है या उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने का एक रामबाण इलाज है। ठीक है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निचले सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, इसको समझिए, निचला सदन लोकसभा, ठीक है, राज्यों में ये विधानसभा हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निचले सदन के प्रति उत्तरदायी होगी। ये वही बात है जो पुराना जो पॉइंट मैंने आपको लिखाया है कि बहुमत प्राप्त दल का शासन होता है। ठीक है, अगर लोकसभा को ये लगता है कि मंत्रिपरिषद विश्वास खो चुका है लोकसभा का या निम्न सदन का, और विश्वास खोने का मतलब होता है, विश्वास खो चुका है या विश्वास खोने का मतलब होता है कि उसको 272 से कम सांसदों का समर्थन है। ठीक है, ऐसी स्थिति में ये जो मंत्रिपरिषद है ये भंग हो जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है साथियों, ये सामूहिक उत्तरदायित्व है। इसका दूसरा, इसको तो आप समझ गए होंगे कि हाँ, कि सामूहिक उत्तरदायित्व के तहत ये आवश्यक है कि मंत्रिपरिषद पर लोकसभा का विश्वास बरकरार रहे। मतलब लोकसभा को हर समय ये विश्वास रहना चाहिए कि जो दल शासन में है उसका बहुमत है लोकसभा में। अगर लोकसभा को ये विश्वास नहीं हुआ तो आर्टिकल 75 के तहत ही वो अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है मंत्रिपरिषद के खिलाफ। ठीक है, यहाँ एक चीज़ जरूर समझिएगा, ये शब्द सामूहिकता है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि आर्टिकल 75 के तहत विपक्षी दल हुआ, ठीक है, वो अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है लोकसभा में। ठीक है, अब वो अविश्वास प्रस्ताव चाहे किसी एक मंत्री के खिलाफ लाया गया हो, चाहे प्रधानमंत्री के खिलाफ लाया गया हो, या पूरे मंत्रिपरिषद के खिलाफ लाया गया हो, उसका रिजल्ट सेम रहने वाला है। अगर मान लीजिए किसी एक मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव संसद में पारित हो गया, अविश्वास प्रस्ताव पारित या पास होने का मतलब ये होता है कि इस बात का विश्वास हो गया कि अब सरकार के पास 272 सांसदों का समर्थन नहीं है। अब ये अविश्वास प्रस्ताव किसी मंत्री के खिलाफ आए या किसी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ आए या पूरे मंत्रिपरिषद के खिलाफ आए, उसका रिजल्ट सेम ही रहने वाला है। और रिजल्ट ये रहेगा, सरकार गिर जाएगी और दूसरी या नई सरकार के गठन के लिए लोकसभा या राष्ट्रपति प्रयास करने लगेंगे। कहने का मतलब इसमें आप ये समझिए कि जो मंत्रिपरिषद है हमारा, वो एक टीम के तौर पर कार्य करता है। ठीक है, उसके जो फैसले होते हैं वो किसी एक मंत्री के फैसले नहीं होते हैं, बल्कि पूरी मंत्रिपरिषद के फैसले होंगे। ठीक है, ये सामूहिकता की भावना, टीम की भावना पैदा कर रहा है, जो मैं समझाना आपको चाह रहा हूँ। ठीक है, यानी कि ये जो सामूहिक उत्तरदायित्व वाली बात है ना, वो उनमें एक टीम की भावना पैदा करती है
और उनके जो निर्णय होते हैं, मंत्रिपरिषद के जो निर्णय होते हैं, वो किसी एक मंत्री का निर्णय नहीं होता है। चाहे वो रक्षा मंत्री ने कोई निर्णय लिया हो, वो रक्षा मंत्री पहले निर्णय को कैबिनेट के सामने या मंत्रिपरिषद के सामने रखेगा, और जब कैबिनेट उसको स्वीकार कर लेगी, वो फिर निर्णय पूरी की पूरी कैबिनेट का हो जाएगा। ये होती है सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना या सामूहिक उत्तरदायित्व का विचार। ये मंत्रिपरिषद को एक टीम के तौर पर कार्य करने के लिए बाध्य करता है, एक यूनिट के तौर पर कार्य करने के लिए बाध्य करता है, प्रेरित करता है। ठीक है साथियों, आप समझ गए होंगे कि सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब क्या होता है। कोई मंत्री अकेला उत्तरदायी नहीं है, पूरी कैबिनेट उत्तरदायी होगी। ठीक है, जो निर्णय लिए जाते हैं, चाहे वो मंत्री के स्तर पर ही क्यों ना लिए जाते हो, वो निर्णय अकेला मंत्री का नहीं होगा, वो पूरी की पूरी कैबिनेट का निर्णय होगा। और अगर अविश्वास प्रस्ताव किसी एक मंत्री के खिलाफ लाया जा रहा है या पूरी मंत्रिपरिषद के खिलाफ लाया जा रहा है, और अगर वो पास हो गया, ठीक है, तो पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों। सामूहिक उत्तरदायित्व, इसमें आर्टिकल 75 आप ध्यान रखिएगा, ये अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित है। ठीक है, एक और ये सामूहिक उत्तरदायित्व मतलब एक टीम भावना के तौर पर कार्य करती है मंत्रिपरिषद। ठीक है, उसके निर्णय किसी अकेले मंत्री के निर्णय नहीं होते हैं, बल्कि पूरी की पूरी कैबिनेट के या पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद के निर्णय होते हैं। राजनीतिक एकरूपता, इस बात को आप समझिए। आप अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि इसमें जो शासन करेगा वो बहुमत प्राप्त दल ही शासन करेगा। बहुमत प्राप्त दल होगा या गठबंधन होगा। जिस दल को मेजॉरिटी मिलेगी या जिस गठबंधन को मेजॉरिटी मिलेगी, वो सरकार का निर्माण करेंगे। तो इससे आप समझ सकते हैं राजनीतिक एकरूपता। जब एक पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी मिल गई है, उसने सरकार बना ली है, तो एक पॉलिटिकल पार्टी की जो राजनीतिक विचारधारा होती है वो एक समान होती है। ठीक है साथियों, एक जैसी होती है। ये कहना चाह रहा है राजनीतिक एकरूपता से मतलब। ठीक है, और एक चीज मैं बताना भूल गया, सामूहिक उत्तरदायित्व। ऐसा राष्ट्रपति शासन प्रणाली में सामूहिक उत्तरदायित्व जैसा कोई नियम होता ही नहीं है। मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति शासन प्रणाली में जो कार्यपालिका होती है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी ही नहीं होती है। उसको हटा सकते हो राष्ट्रपति को, तभी उसी स्थिति में हटा सकते हो जब उस पर महाभियोग आप पारित कर दो, जो कि एक बहुत जटिल प्रक्रिया होती है। बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन का शासन होता है। राजनीतिक एकरूपता होती है क्योंकि इनकी राजनीतिक विचारधारा समान होती है। आप देख सकते हैं कि बिहार का ही मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जेडीयू प्लस बीजेपी, ये लगभग 20 से 25 साल से 1997 से इनका वहाँ पर गठबंधन है, 30 साल होने जा रही हैं। तो गठबंधन है, और गठबंधन ज़्यादातर उन्हीं दलों में बनते हैं जिनकी विचारधारा एक जैसी होती है। पहले महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना की आइडियोलॉजी बिल्कुल हिंदुत्व वाली आइडियोलॉजी थी। ठीक है, तो ये बताने का कार्य ये हो रहा है कि राजनीतिक एकरूपता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों। कुछ इसके एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए। अगली विशेषता को देखते हैं। अगली विशेषता क्या है? दोहरी सदस्यता। इसको जरूर समझेंगे साथियों। दोहरी ये कहना ये चाह रहा है कि जो संसदीय प्रणाली में जो मंत्री बनता है वो एक साथ, एक तो वो विधायिका का सदस्य होगा, ठीक है। दूसरा, वो कार्यपालिका का सदस्य होगा। यानी कि जो, इसको आप ऐसे समझिए कि हमारे संसदीय प्रणाली में वही व्यक्ति मंत्री बन सकता है जिसके पास किसी सदन की सदस्यता हो, सदन और उसकी सदस्यता हो। ऐसा व्यक्ति, ठीक है, जो किसी सदन का सदस्य नहीं है वो मंत्री नहीं बन सकता है, कार्यपालिका का सदस्य नहीं बन सकता है। ठीक है साथियों, आप देख पा रहे होंगे कि मंत्री जो बनेगा, ठीक है,
वो पहले विधायिका का सदस्य होना चाहिए, उसी के बाद वो कार्यपालिका का सदस्य बनेगा। जब कार्यपालिका का सदस्य बन जाता है उसी को हम मंत्री बोलते हैं। ठीक है साथियों, तो कहने का मतलब है दोहरी सदस्यता होगी, मंत्री या विधायिका का भी सदस्य होगा और कार्यपालिका का भी सदस्य होगा एक टाइम में। ठीक है, और उसी व्यक्ति को मंत्री बनाया जाएगा या कार्यपालिका का सदस्य बनाया जाएगा जिसके पास विधायिका की सदस्यता हो। ठीक है, अब ये लोकसभा की भी हो सकती है, ये राज्यसभा की किसी की भी हो सकती है, राज्य में वो विधानसभा भी हो सकती है और विधान परिषद भी हो सकती है। ठीक है साथियों, इसमें एक छोटा सा एक्सेप्शन जरूर होता है कि एक अपवाद ये है कि अगर किसी व्यक्ति को आपने मान लीजिए आपने मंत्री बना दिया और जिस समय उसे मंत्री बनाया जा रहा है वो किसी सदन का सदस्य नहीं है उस समय। ठीक है, जैसे इसका लेटेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, जो बिहार का ही एग्जाम्पल है, उसमें उपेंद्र कुशवाहा जी के बेटे को मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया है, लेकिन उनके पास अभी ना विधानसभा की सदस्यता है ना विधान परिषद की सदस्यता है। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को आप 6 महीने तक मंत्री बना सकते हैं, 6 महीने तक मंत्री बना रह सकता है और 6 महीने के अंदर ही उसे किसी ना किसी सदन की सदस्यता हासिल करनी होगी, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, और राज्य के संबंध में चाहे वो विधान परिषद हो या विधानसभा हो। ठीक है साथियों, मतलब दोहरी सदस्यता। ठीक है, एक ही टाइम में वो व्यक्ति अगर विधायिका का सदस्य है तभी वो कार्यपालिका का सदस्य बन सकता है, मंत्री बन सकता है। इसका एक एक्सेप्शन है बस कि 6 महीने तक ऐसे व्यक्ति को हम मंत्री बना सकते हैं जो किसी सदन का सदस्य नहीं है, लेकिन 6 महीने के भीतर उसे किसी ना किसी सदस्य की अनिवार्यता लेना बाध्यकारी होता है, अन्यथा उसकी मंत्री परिषद चला जाएगा, उनकी मंत्री परिषद की सदस्यता खत्म हो जाएगी। ठीक है साथियों, ध्यान रखेंगे दोनों चीज़ों को। आपको ये दोहरी सदस्यता का मतलब ये है कि मंत्री जो होगा वो विधायिका का और कार्यपालिका का एक साथ सदस्य होगा। अब आपको और मज़ेदार चीज़ बताता हूँ यहीं से थोड़ा सा, ये तो हमने संसदीय प्रणाली के बारे में जान लिया, अब हम राष्ट्रपति शासन प्रणाली के बारे में इसी बिंदु को समझ लेते हैं। ठीक है, वहाँ ऐसा नियम नहीं होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए वहाँ कोई व्यक्ति विधायिका के लिए चुन गया है, ठीक है, और राष्ट्रपति चाहते हैं कि मुझे इसे अपनी मंत्रिपरिषद या कार्यपालिका में सदस्य बनाना है, ठीक है, कोई व्यक्ति, तो सबसे पहले उन्हें उसकी सदस्यता से, विधायिका की सदस्यता से त्यागपत्र देना होता है, सदस्यता को त्यागना होता है। ठीक है साथियों, त्यागना होता है। ये राष्ट्रपति और अध्यक्षी में अंतर हो गया। ठीक है, और मैं इसमें आपको क्या बताना चाह रहा था, हाँ ठीक है साथियों, ये दोहरी सदस्यता का ये मतलब वो राष्ट्रपति शासन प्रणाली में ये होता है कि अगर किसी विधायिका के सदस्य को आपको मंत्री बनाना चाह रहे हैं राष्ट्रपति, तो पहले उसे अपनी विधायिका की सदस्यता से त्यागपत्र देना पड़ेगा। एक डिफरेंस और है कि जो 6 महीने वाला जो नियम है ना साथियों, अभी राष्ट्रपति में तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। अब हमारी पार्लियामेंट्री फॉर्म और ब्रिटेन की पार्लियामेंट्री फॉर्म भी थोड़ी सा में भी थोड़ा थोड़ा अंतर है, हूबहू हमने वही अडॉप्ट नहीं की है। तो ये 6 महीने वाला जो नियम है ना, ये ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली में नहीं है। आगे बताऊंगा मैं आपको, अभी बस आप इतना समझिए चीज़ों को। ठीक है, साथ के साथ बताता जा रहा हूँ राष्ट्रपति शासन प्रणाली का भी डिफरेंस, और पीएम का नेतृत्व होता है, अगली बात आप समझिए। ठीक है साथियों, ये जो मंत्रिपरिषद होती है, ठीक है, मंत्रिपरिषद, ये जो पहली विशेषता बताई थी वास्तविक शासक होती है। ठीक है, ये होती है वास्तविक शासक, मतलब जनता की या जो संविधान ने जो मंत्रिपरिषद को ताकत दी है या राष्ट्रपति में जो ताकत अंतर्निहित की है, उनका वास्तविक इस्तेमाल कौन करेगा, वो मंत्रिपरिषद करेगी। और चूंकि मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है, मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है आपका प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर का नेतृत्व ऑटोमेटिकली होगा, भाई उसकी पोजीशन और मजबूत हो गई। इसको और तरीके से समझाता हूं आपको, इसमें कुछ और बेसिक्स बताता हूं। एक तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की
या मंत्रिमंडल की जितनी भी बैठकें होंगी सबकी जिसमें मेंबर होगा प्राइम मिनिस्टर, वो ऑटोमेटिकली प्राइम मिनिस्टर उसका अध्यक्ष होगा। दूसरा, प्राइम मिनिस्टर अपने आप सदन का नेता होता है। ठीक है, ध्यान रखना, ये सदन का नेता होता है। मैं बता रहा हूँ, इस विशेषता को एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। सदन का नेता होता है पीएम। अब चाहे पीएम लोकसभा में हो चाहे वो राज्यसभा में हो, वो ऑटोमेटिकली सदन के नेता बन जाएंगे। ठीक है। दूसरा, अभी मैंने बता दिया कि मंत्रिपरिषद की जितनी भी बैठकें होंगी, मंत्रिपरिषद की जितनी कमेटीज़ होंगी, और अगर उनमें पीएम है तो पीएम ऑटोमेटिकली उनके अध्यक्ष बन जाते हैं। इसमें एक और विशेषता आप समझिए कि अगर प्राइम मिनिस्टर, जैसे किसी एक मंत्री ने त्यागपत्र दे दिया, ठीक है, तो मंत्रिपरिषद पर कोई असर नहीं पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर किसी और व्यक्ति को उस व्यक्ति की जगह या उस मंत्री की जगह शपथ, पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवा देंगे। लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर ने त्यागपत्र दे दिया, प्राइम मिनिस्टर ने त्यागपत्र दे दिया, तो भाई पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी, एक नई मंत्रिपरिषद बनेगी, एक नई सरकार बनेगी। ये तीनों पॉइंटों से मैंने आपको समझा दिया कि संसदीय प्रणाली में पीएम का नेतृत्व किस तरीके से होता है। ठीक है, अभी आप एक और एक्स्ट्रा पॉइंट इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, बस इसको समझ, क्योंकि ज़्यादा ना हो जाए। जैसे क्लियर मेजोरिटी वाली सरकारें हैं जहाँ 2/3 मेजोरिटी आ रही है, एक व्यक्ति के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है, जैसे कि हमारे देश में पिछले 2 चुनाव तो खासतौर पर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लड़े गए थे। इतना कद बढ़ गया था प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का, और ये संसदीय प्रणाली में ऐसा होता है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली सुपर पीएम बन गए थे। सारे फैसले पीएम मोदी, मतलब चुनाव से संबंधित और सरकार से संबंधित फैसले ऑटोमेटिकली ये मान लिए जाते थे कि हाँ, ये हमारे पीएम का फैसला है। ठीक है, ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से सैद्धांतिक तौर पर और कभी कभार बहुमत भी एक प्राइम मिनिस्टर को बहुत मजबूत बना देता है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है निचले सदन का विघटन। वैसे तो मैं इसको आपको संसद में समझाता, लेकिन यहाँ आपको मैं बता देता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है निचले सदन का विघटन। निचले सदन का विघटन। निचला सदन कौन सा होता है? निचला सदन होता है लोकसभा, हमारी संसद के संदर्भ में। ठीक है साथियों, और राज्यों के संदर्भ में होती है ये विधानसभा। ठीक है, राज्यों के संदर्भ में लोकसभा, विधानसभा, यानी कि इनका ही विघटन होगा। ठीक है, यहाँ राज्यसभा विघटित नहीं होती है, वहाँ पर विधान परिषद विघटित नहीं होती है। ये विशेषता है संसदीय प्रणाली की कि निम्न सदन का ही विघटन होगा। ठीक है साथियों, और राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है और विधान परिषद भी स्थायी सदन होता है। 6-6 साल इनका कार्यकाल होता है, और लोकसभा और विधानसभा विघटित होते हैं, इनका कार्यकाल 5 साल का होता है। एक चीज़ और इसमें समझिए कि निचले सदन का विघटन हो रहा है, यानी कि लोकसभा विघटित होगी, राज्यसभा विघटित होगी। एक तो उस स्थिति में विघटित हो जाएगी कि जब अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए, या लोकसभा को ये एहसास हो जाए कि हाँ, अब सरकार के पास या उस जिस दल को हमने पहले बहुमत मिला था, अब वो लोकसभा में उसके पास 272 का आंकड़ा नहीं है, या वो बहुमत खो चुका है। ठीक है, वैसी स्थिति में अविश्वास प्रस्ताव लाएगा विपक्ष और वोटिंग होती है, और 272 से कम सांसद होते हैं तो ऑटोमेटिकली सरकार गिर जाती है और सदन का विघटन भी हो जाता है, जब अगर नई सरकार बनने की सारी परिस्थितियां समाप्त हो जाती हैं। दूसरी स्थिति ये होती है कि साथियों, इसमें प्रधानमंत्री को ये अधिकार होता है, ठीक है, या ये ताकत होती है प्रधानमंत्री के पास कि वो राष्ट्रपति को निचले सदन को विघटित करने की सिफारिश कर सकता है। ठीक है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है कि आप लोकसभा भंग कर दें। ऐसी स्थिति में भी कर सकता है जब
क्लियर मेजोरिटी है। अविश्वास प्रस्ताव, मान लीजिए काल्पनिक स्थिति बताता हूं, अविश्वास प्रस्ताव लेके आया विपक्ष, उसके और अविश्वास प्रस्ताव गिर गया, उसके बावजूद भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री चाहे तो राष्ट्रपति से कह सकता है कि आप लोकसभा को भंग करिए, मैं नए चुनाव में जाना चाहता हूं, हमारी पार्टी नए चुनाव में जाना चाहती है। ठीक है साथियों, ये चीज़ उम्मीद करता हूँ समझ में आपको आई होगी। और राष्ट्रपति शासन प्रणाली में तो ऐसा कोई प्रोविज़न होगा ही नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं, एक और इसकी जो लास्ट विशेषता है उसको क्लियर करते हैं। गोपनीयता, मंत्री जो शपथ लेता है, आपने सुना होगा, पद एवं गोपनीयता की शपथ लेते हैं, पद एवं की शपथ लेते हैं। ठीक है साथियों, जो मंत्री होते हैं चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, सब पद एवं गोपनीयता की शपथ लेते हैं। इसका मतलब ये होता है कि वो अपनी कार्यवाही, नीतियों और निर्णयों की सूचना नहीं देगा। कार्यवाही, नीति और निर्णयों की सूचना नहीं देगा। ठीक है साथियों, पद एवं गोपनीयता के आधार पर वो कार्य करेगा और इसकी शपथ केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति दिलवाते हैं मंत्रियों को और राज्य स्तर पर राज्यपाल दिलवाते हैं। ध्यान रखिएगा, पद एवं गोपनीयता की शपथ लेते हैं, वो जो कार्य कर रहा है, जो नीतियां हैं, जो निर्णय ले रहा है, उसकी सूचना नहीं देगा। और ये सूचना आप देखते होंगे जब विपक्ष अकाउंटेबिलिटी तय करने के लिए जब मांग करता है, तब मंत्री आके सदन में स्टेटमेंट देते हैं और विपक्ष जो जानना चाहता है उसके संबंध में तथ्य, आंकड़े या एक तरीके से सूचनाएं उपलब्ध कराते हैं। एक चीज़ और छोटी इसमें समझिएगा साथियों, संसदीय प्रणाली में जो मंत्री होते हैं उनका नैतिक दायित्व होता है, वो नैतिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, उनका कोई कानूनी उत्तरदायित्व नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नैतिक उत्तरदायित्व, वो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर उत्तरदायी होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो अपने निर्णयों के लिए, नीतियों के लिए उन्हें किसी कानून या न्यायालय में आप उनको घसीट सकते हैं। अगर मंत्री ने अपने मंत्रिपरिषद के दौरान कोई निर्णय लिया है, कोई नीति लागू हुई है, तो उसके लिए कि ये उसने बुरी मानसिकता से या बुरी धारणा से बनाया था, हम न्यायालय में उसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं। यानी कि कानूनी उत्तरदायित्व नहीं होता है, नैतिक उत्तरदायित्व होता है। अगर मंत्री ने कार्य बेहतर नहीं किया है तो 5 साल बाद आप चुनाव में आइए और उस मंत्री को हराइए। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम क्लियरली राष्ट्रपति शासन और अध्यक्षीय जो संसदीय प्रणाली में डिफरेंशिएशन अंतर पढ़ेंगे। जय हिंद साथियों।